Good afternoon, or good evening, or good morning, whatever is your time. This is Professor Ashish Bhande, and I welcome you in Bhande's Academy. Friends, this is our second video on thermodynamics. अब इस वीडियो को सुनने से पहले थर्मोडायनामिक्स का पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है और आप समझ लीजिए कि ये कंपलसरी है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप इसी सीरीज में सर्च कीजिए थर्मोडायनामिक्स का वीडियो नंबर 1, वहां आपको मिल जाएगा। ये सेकेंड वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा आज का टॉपिक है सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Now, before going to understand the first law of thermodynamics, let me explain you the concept of positive and negative work done. देखो, I will explain you in a very simple manner कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन होता क्या है और पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन को हमें कैसे समझना है। फ्रेंड्स, एक बेसिक चीज तो आपके ख्याल में आई है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक्स, तो उसके बारे में कुछ बेसिक सी नियम है कि थर्मोडायनामिक्स इसका मतलब होता है वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सचेंज ऑफ हीट। नाउ व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहीं पे हीट फ्लो होगी। बगैर टेम्परेचर डिफरेंस के हीट फ्लो नहीं होती है, एंड हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इतना हमें ज्ञात हो गया। एक सिस्टम, उसकी बाउंड्री और एनवायरमेंट, ये तीन के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में तीन टाइप्स की सिस्टम होती है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम जो हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करती है। क्लोज का मतलब जो सिर्फ हीट एक्सचेंज करती है, मैटर एक्सचेंज नहीं करती है। और आइसोलेटेड मतलब जो कुछ भी एक्सचेंज नहीं करती है, जैसे थर्मास के अंदर हम लोगों ने चाय भर के रखा था। ये सारा डिटेल डिस्कशन हमारा हो गया था। हीट एक्सचेंज यानी कि यदि बॉडी हीट ले रही है तो वो पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव हो रहा है। यदि सिस्टम हीट दे रही है तो वो निगेटिव हो रहा है, और यदि सिस्टम हीट का लेन देन नहीं हो रहा है तो वहां पे क्यू का वैल्यू 0 है। ये भी हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्रेंड्स, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द थर्मोडायनामिक्स, हम लोगों ने जैसे कहा था कि मान लीजिए एक सिलेंडर है और यह है पिस्टन। जैसे कि हमने बताया था कि मान लीजिए हमने इसके अंदर गैस को फिल कर दिया है। मैं एक ही कंसेप्ट में आपको पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स का पॉजिटिव, निगेटिव और वर्क डन का एक्सप्रेशन आपके सामने रखूंगा और आपको 100% वो समझ में आएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि हमको पता है कि गैस इज एनक्लोज्ड इन इट। ये जो सिलेंडर होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा है कि इसकी एक खासियत है कि ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ये मासलेस है और ये फ्रिक्शनलेस है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो हमने गैस भर के रखा है वो गैस अब वर्क करेगा। अब पहली डेफिनेशन तो आप समझ लीजिए कि वर्क डन की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी का डिस्प्लेस होना जरूरी है। तो यहां पे हम वर्क डन ऑलवेज वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अब एक बात गंभीरता पूर्वक समझ लीजिए कि यदि वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क डन होगा, यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, यदि वॉल्यूम कम होता है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तीन चीजें दिमाग में रखनी है। नंबर 1, इफ देयर इज ए नो वॉल्यूम चेंज देन वर्क डन इज 0। यदि आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, यदि आपका वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन इज निगेटिव। दिमाग में आ गई चीज? चलिए, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर हमने गैस भर के रखा है। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे तो नहीं रहेंगे, दे आर परफॉर्मिंग इन रैंडम मोशन। तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स आके इसको धड़क गए, ये आके यहाँ पे कोलाइड्स हो गए, ये मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड्स हो गए, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड्स हो गए। तो ये मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर कोलाइड्स होंगे तो ये इसका मोमेंटम इसको देंगे। they will impart their momentum on this piston and piston will try to shift upwards। यानी कि जैसे ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा उसके कारण ये पिस्टन जो है ये ऊपर जाएगा। यानी कि पहले इसका वॉल्यूम V था, अब बढ़ करके इसका वॉल्यूम हो गया है V डैश। अब यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम जो हुआ है दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। क्या हुआ है बेटा? वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ है, और बढ़ा है
इसलिए वर्क डन हुआ है पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई देयर इज ए पॉजिटिव वर्क डन। चलिए बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब देखिए गैस ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया है, इसका मतलब गैस इज ट्राइंग टू पुश द पिस्टन अपवर्ड। गैस इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है, तो यहां हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यह बड़ा जरूरी है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने पिस्टन के ऊपर काम किया है, तो यहां पे पॉजिटिव वर्क डन में हम ये कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स इट। एंड दिस वर्क डन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क डन। सो हैव यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन? यस। अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह कांसेप्ट आपने ध्यान में रखा। अब बोर्ड एग्जाम्स में लिखना बहुत सिंपल है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि कोई भी क्वेश्चन को जब लिखते हैं तो सबसे पहले होता है उसका डायग्रामेंटेशन, फिर उसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर, कम से कम 4 नाम उसके अंदर आने चाहिए, और उसके बाद में हमेशा जब आंसर लिखो तो वो पॉइंट्स में लिखो। अब मैं सिर्फ एक सवाल के लिए ये बता रहा हूं, बाकी ये स्ट्रेटेजीज को लेके सारे सवाल आपको लिखने हैं। आपको खुद की नोट्स खुद बनानी है, और हेल्प आपको इस नोट्स की लेनी है, ये तो आपको मिलेगा ही। और हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखो। पॉइंट पे आंसर लिखने का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लिखने का अंदाजा आ जाएगा। मान लीजिए 4 मार्क्स के लिए तो आप 8 पॉइंट लिखिए, 2 मार्क्स के लिए तो 4 पॉइंट लिखिए, 1 मार्क्स के लिए तो 2 पॉइंट लिखिए। अंदाजन आपको आ जाएगा। आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको रुकना कहाँ ये समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान में रखिए, सबसे पहले निकालेंगे हम डायग्राम। डायग्राम में ध्यान में रखिए, जब पॉइंट्स लिखेंगे तो पहले वाले 2 पॉइंट जो होंगे वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर होंगे, यानी कि इस फिगर के बारे में हमें बताना है। सो यहां हम क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिलेंडर, लेट अस सिलेंडर इज फिल्ड विथ ए गैस, देयर इज ए 1 पिस्टन, दिस पिस्टन इज मासलेस, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस। ये पिस्टन जो है ये मासलेस है, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है। इसके अंदर गैस हमने भरा है। एज गैस इज परफॉर्मिंग इन रैंडम मोशन, दैट्स व्हाई पार्टिकल इज गोइंग टू कोलाइड्स ऑन द पिस्टन एंड पिस्टन स्टार्ट इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स upward, hence it increases its volume. As volume changes, so there is a positive work done. Here we can observe that the work done is done by the gas on the system, and that's why it is the positive work done. So this is the simple concept of positive work done. अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड नेगेटिव वर्क डन। मान लीजिए यही सिलेंडर है, वही पिस्टन है, वही गैस हमने उसके अंदर भर रखा है। अब मैं बार बार वो क्वेश्चंस एंड आंसर रिपीट नहीं करूंगा डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर जैसे हमने गैस भर के रखा है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर कोलाइड्स हुए थे। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ओवर हियर, यानी कि मैं इस पिस्टन को बाहर से प्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं। जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ये वाला पिस्टन नीचे की तरफ आएगा विदाउट एनी डाउट, यानी कि पहले इसका वॉल्यूम V था, अब जबकि मैंने इसको प्रेस किया है तो उसका वॉल्यूम V डैश हुआ है। बेटा आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले इसका वॉल्यूम ज्यादा था कि बाद में? तो बाद में इसका वॉल्यूम कम हुआ है। एज इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस, इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो यहां पे रिड्यूस हुआ है। और जो मैंने आपको पॉइंट कहे थे कि वॉल्यूम यदि कम होता है तो आपका वर्क डन जो है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज नेगेटिव वर्क डन। और एक चीज यहां समझनी है कि यहां पे वर्क डन ऑन दी सिस्टम, आई रिपीट, क्या कहा मैंने? वर्क डन ऑन दी सिस्टम, क्योंकि यहां पे सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है। सो दिस इज व्हाट ए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। सो लेट अस कंक्लूड दैट कोई ज्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। वर्क डन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम। वर्क डन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम। पहले क्या ध्यान में रखेंगे? यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क डन, वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क डन। किसने किया? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने किया। देन इफ वॉल्यूम रिड्यूसेस, नेगेटिव वर्क डन, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इज इट ओके? नाउ हमको यह सवाल बड़ा पूछा जाता है, सवाल का नाम है वर्क डन
एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द चेंज इन वॉल्यूम। ये एक सवाल बहुत बारी पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस। जब वॉल्यूम चेंज होता है तो कितने अमाउंट में वर्क डन होता है, ये हमको समझना है। ये क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब जानना बहुत सिंपल है। अब मैं सामग्री बता रहा हूं, यदि आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो इसको लगने वाली सामग्री। अब सामग्री का मतलब है कि आपको बेसिक क्या पता होना जरूरी है। देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क डन, वन थिंग यू मस्ट नो, आइडियल गैस इक्वेशंस। तो यहां पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बोल रहा है वो हमें समझना है, पर देखेंगे जरूरत पड़े तो ही हम उसको यूज करेंगे, अन्यथा हम उसको यूज करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और इसी का आउटपुट जो होगा वो होगा बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फिर से एक बार हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ we'll start with the diagram. Let us see. This is what a cylinder. यहाँ पे एक पिस्टन रखा हुआ है। Let us understand this gas is enclosed inside a cylinder. अब आपको पिस्टन के बारे में वही 3-4 वाक्य बोलना है, वही 3-4 स्टेटमेंट बोलना है। What is this piston? Piston is massless, frictionless and movable, जो कि आइडियल है ऐसा फ्रिक्शन। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो आप स्टेटमेंट बोल रही है, जो बोलना जरूरी क्यों है, उसका कारण बता दूं कि यदि हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के अंदर लॉस होगा और जब हम लोग इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो वो लॉस को हमें कंसीडर करना होगा। तो बेसिक लेवल पे या पूरे फिजिक्स के अंदर जहां जहां पे हम आइडियोलॉजिकली चलते हैं तो आइडियल चीजों को मान करके चलते हैं ताकि हम मैथमेटिक्स को अप्लाई कर पाए। तो मान लीजिए कि यहां पे हम पॉजिटिव वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। अब ये इसका वॉल्यूम है V। अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स यहां जाके कोलाइड्स हुए तो क्या होगा। सो व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो इसने जब इसको टच किया तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ने अपने आप को डिस्प्लेस कर दिया। मैं डॉटेड लाइन से निकाल रहा हूं, एंड दिस पिस्टन इज डिस्प्लेस बाय द डिस्टेंस dx। कि यहां के पार्टिकल ने ये गए, यहां पे इन्होंने इसका मोमेंट टर्म दिया, यानी कि यहां पे फोर्स लगा F फोर्स की वजह से इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। सो व्हाट यू विल राइट अबाउट दिस, let us gas is enclosed, I repeat, let us gas is enclosed in a cylinder and cylinder is tight with the piston. Piston is movable, massless and frictionless. That's why it has shifted upward and the distance it has shifted upward is dx. So let us understand how exactly it works. अब हमारे पास जो बेसिक चीज है उसको हम समझेंगे। अब देखिए, पहली चीज इसने फोर्स लगाया है। लेट द गैस अप्लाइड फोर्स F ऑन दी पिस्टन। पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगा है बच्चों, F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है। अब मान लीजिए इसका एरिया कितना है, A है। वी नो दैट व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो फोर्स इज गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया। सो दिस इज व्हाट द बेसिक डेफिनेशन व्हाट वी नो। तो फोर्स इज ऑलवेज गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया। अब हमको पता है एज वी नो दैट, जसं आपल्याला माहितीच आहे। सो मैंने आपको पूरे फिजिक्स को या फिजिक्स 1 को पूरा मैंने डिफाइन कर दिया था सिर्फ 14 फॉर्मूलेज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 14 फॉर्मूलेज के अंदर मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो आपके सामने रखा था। तो आपको 14 फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना है वर्क डन। सो हियर आई विल से वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ स्मॉल। तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, dx के बराबर। ये dw ले रहे हैं
तो यहाँ पे dx आएगा। एज हमने अभी अभी निकाला है व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया, तो इस फोर्स की वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं बेटा, तो वर्क डन इज गिवन बाय प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। अब बेटा देखिए व्हाट इज dx, dx इज नथिंग बट एन दैट डिस्टेंस, सो मैं इसको बोलता हूं ये सिलेंडर की क्या होगी मेरे लिए हाइट, और सिलेंडर का एरिया कितना है a, तो प्रेशर इनटू कैन आई से व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू विड्थ इनटू dx, तो ये dx मेरे लिए क्या होगी बेटा हाइट, तो क्या मैं इसको लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट को वॉल्यूम बोल सकता हूं, तो यहां पे डिस्टेंस dx में लिया इसलिए मैं वॉल्यूम भी dv में लूंगा, तो मेरा वर्क डन बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू, मैं यहां पे आपको ये समझने के लिए बोला था इसको मिटा रहा हूं, एक्सप्रेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं सिंस एरिया इनटू dx कैन बी रिटन एज ए dv बिकॉज एरिया इज द लेंथ इनटू विड्थ एंड dx इज द हाइट, तो मैंने लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ को ले लिया बेटा dv, तो यहां पे आ जाएगा dw बराबर प्रेशर इनटू dv। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया। नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो ये dw है dv है, आप लोगों को इंटीग्रेशन यदि आता है तो देखिए आई वांट टू कैंसल दिस d दैट इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, आई वांट टोटल वर्क डन, तो यदि आपको डिफरेंशियल वर्क डन से टोटल वर्क डन चाहिए होता है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv। अब ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि vi टू vf यानी कि इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम के बीच में चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी आपको कहा कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल, तो यहां बचेगा आपका वर्क डन, प्रेशर हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये vi और vf यहां कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू dv। तो बच्चों ये जो टर्म है ये आ गया इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dv। सिंस आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1 इंटू dx इज दी x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज ए x। तो ठीक उसी तरीके से वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इज v, और उसका ये होगा vi टू vf, सो वर्क डन इज गिवन बाय प्रेशर इनटू, अब आप देखिए जैसे ही आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन बाय लिमिट इसको कहा जाता है, और जब भी आप इसमें लिमिट पुट करो तो पहले हायर वैल्यू पुट करना बाद में लोअर वैल्यू। हाउ टू पुट द लिमिट, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो यहां आएगा बेटा vf माइनस vi एंड दिस इज व्हाट योर वर्क डन। सो वर्क डन दिस इज required expression for work done, तो ये आ गया आपका वर्क डन का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो दिस इज सिंपली वी कॉल्ड एज द वर्क डन व्हाइल मूविंग द गैस एक्सपेंशन, तो गैस एक्सपेंशन होते समय ये आपका वर्क डन होगा। बाकी हम आगे प्रोसेसेस में देखेंगे कि वर्क डन को हम चेंज कैसे करते हैं। आई होप इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पे बाजू में हो रहा हूं। आई होप चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए हमने ये सारा डिस्कशन किया अब हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और वो सवाल है डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों हम लोग जो समझ रहे हैं वो है अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ को, पहले नियम को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ डिफाइन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज में आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा ये लॉ समझने से पहले Q जो होती है ये हम यूज करेंगे हीट के लिए, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने हीट ऐड की है तो आई विल से Q अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। अब दूसरा, सिस्टम के अंदर हीट ऐड करने के बाद में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तो उस इंटरनल एनर्जी को मैं डिनोट करूंगा डेल यू। डेल यू इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, और नेक्स्ट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन।
अब आप देखिए, थोड़ा सा सुनते जाइए, आगे आगे और मजा आएगा। और मैं इसको एनालॉजिकली इस तरीके से बताऊंगा कि आप पूरी जिंदगी भर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को नहीं भूलोगे। देखिए, अब मैंने ये 3 टर्मिनोलॉजीज को समझा है। अब पहली केस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली केस में मैंने क्या किया है, एज पर सेड, कि हम लोगों को क्या करना है कि व्हेन Q हीट इज एडेड टू द सिस्टम, देखिए हमने Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर ऐड की है, बट सिस्टम डज नो वर्क। यानी कि क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये सिस्टम है, ये पिस्टन है, यहां पे गैस भर रखा है, एंड व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एडेड द Q हीट। यानी कि हमने यहां पे बर्नर लगाया, बर्नर लगा के सिस्टम को हीट दी। और हमें पता है, बॉयल्स लॉ पता है, चार्ज लॉ पता है, गेल-लुसाक लॉ पता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इस सिस्टम का, टेम्परेचर के साथ में गैस एक्सपैंड होगा, और गैस एक्सपैंड होगा तो ये अपना फोर्स लगाएगा और पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हमने हीट ऐड की है और कोई वर्क डन नहीं हुआ है, सो यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू 0 हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमने हीट ऐड की वो सारी की सारी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम लग गई। यानी कि आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मैंने सिर्फ खाना खाया और मैंने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब उस खाने से मुझे जितनी एनर्जी मिल रही है वो सारी एनर्जी मेरे शरीर में ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो गई। सही है ना? तो देखिए, इस हीट को हम आगे जाके बोलेंगे खाना, इंटरनल एनर्जी हमारे लिए होगी ऊर्जा, यानी कि शक्ति, ताकत, और वर्क डन यानी हमारे लिए हो जाएगा काम। तो ये तीनों से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां क्या बोल रहा हूं मैंने खाना खाया लेकिन मैंने कुछ वर्क नहीं किया, मैं बैठा रहा। इसका मतलब मैंने जो भी खाना खाया उससे मेरे शरीर की सिर्फ ऊर्जा बढ़ी, और वो ऊर्जा कहीं पे खर्चा नहीं हुई क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में हम लोग दूसरी केस को समझने का प्रयास करते हैं, केस नंबर 2। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप दिस बोर्ड एज लाइक। केस नंबर 2 है कि केस नो हीट। अब देखिए क्या किया मैंने, नो हीट एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर हमने कुछ भी हीट ऐड नहीं की, एंड सम वर्क डन। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम के अंदर कुछ हीट ऐड नहीं की। अब देखिए, Q बराबर क्या कर दिया हमने, 0, यानी कि हमने इसको बर्नर लगाया, हीट ऐड। हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसके ऊपर वर्क किया, यानी कि वॉल्यूम कम कर दिया उदाहरण के लिए। अब देखिए, जब मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैंने आज खाना नहीं खाया और मैंने काम किया, या मैं 2 किलोमीटर दौड़ा, तो लॉजिकल सेंस क्या है कि आपने खाना नहीं खाया और आप 2 किलोमीटर दौड़े। इसका मतलब 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी आपको लगी, वो आपने कहां से ली, अपने शरीर से ली, जो आपके पास पहले से एज ए इंटरनल एनर्जी मौजूद थी। तो जो ऊर्जा आपके पास एज ए इंटरनल एनर्जी मौजूद थी, आपने उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो वर्क किया। इसका मतलब आपके शरीर में पहले जो एनर्जी थी वो एनर्जी घट गई और Q हो गया 0, यानी कि आपके शरीर की ऊर्जा माइनस यानी कि घट गई, वजह वर्क डन। इक्वेशन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं क्या किया बेटा हमने फर्स्ट लॉ में। सबसे पहले केस में क्या किया कि एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर गैस भरा और उसको हीट दी तो उसकी वजह से वो एक्सपैंड हुआ, बराबर है। तो इसका मतलब नहीं, हीट दी और वो एक्सपैंड हुआ ही नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ वर्क नहीं हुआ, तो जो आपने हीट दी वो सारी की सारी उसके अंदर स्टोर हो गई। केस 2 में क्या किया, हमने उसको हीट ही नहीं दी, क्या बना दिया 0। अब उसको हीट ही नहीं दी और उससे काम करवाया, उसके ऊपर काम हुआ, हालांकि हमने प्रेशराइज किया तो उसके ऊपर काम हुआ,
तो उसके ऊपर यदि काम हुआ तो वहां पे वर्क डन हुआ और हमने उसको हीट नहीं दी, यानी कि उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई, हीट एनर्जी इज रिड्यूसेस। अब मैं आपको बताता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इलेक्ट्रॉनिक पेन ये दोनों ओर से चलता है, डोंट वरी। ये 1 है, तो देखिए पहला इक्वेशन है डेल यू बराबर क्यू और दूसरा इक्वेशन है डेल यू बराबर माइनस डब्ल्यू। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन से ये कंक्लूड करता हूं del u is equals to q minus w and this is first law of thermodynamics। अब इसको और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा है। यह बोल रहा है कि इंटरनल ऊर्जा आपके पास कितनी सेव होगी, तो आपने जितना खाया और आपने जितना काम किया इतनी ही ऊर्जा आपके पास बचेगी। इसको मैं यदि और मॉडिफाई करता हूं तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज यूज फॉर द टू पार्ट, लाइक इसी को एडजस्ट कर दिया तो क्यू, यानी कि ये हो गई मेरे पास दी हुई ऊर्जा, सॉरी ये हो गया मैंने दी हुई हीट, यानी कि मैंने खाया हुआ खाना, ये हो गई मेरे लिए ऊर्जा और ये हो गया मेरे लिए काम। तो थर्मोडायनामिक्स को यदि बहुत गंभीरता से समझना है तो बड़ा सिंपल है कि आपने जो खाना खाया उससे आपको ऊर्जा मिली और आपने काम किया, मतलब दो चीजों के लिए यूज हो रहा है, खाना प्लस ऊर्जा प्लस काम। मतलब जो आपने खाया यानी कि जो आपने हीट ऐड की वो दो कामों में यूटिलाइज होगी, एक होगी इंटरनल एनर्जी और दूसरा होगा वर्क डन के लिए। इज इट क्लियर? अब उसी को यहां समझिए कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी। तो आसान भाषा में जितना आपने खाया और जितना आपने काम किया, मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि मान लीजिए आपने 100 जूल का खाना खाया और 50 जूल का काम किया, तो आपके पास कितनी ऊर्जा बची? 50 जूल की। सिंपल है। अब यही नियम अपने जीवन में भी लगता है। कैसे? डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए जो डाइट करने वाले विद्यार्थी है वो समझ लीजिए, जो फिट रहना चाहते हैं वो समझ लीजिए कि अपने निजी जीवन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों जरूरी है। मान लीजिए जितना आपने खाया उतने का यदि आपने काम किया, जितना आपने खाया उतने का यदि आपने काम किया तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी बर्न हो गई, यानी कि आप रह गए फिट। दूसरी कंडीशन, आपने 100 जूल खाया और दिन में 85 जूल का काम किया, तो 50 जूल एनर्जी आपके पास स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मसल। और जो डाइट वाले जो वेट लूज करना चाहते, मान लीजिए आपने 50 जूल ही खाया और 100 जूल का काम किया, तो 50 जूल जो आपने खाया उसमें से यूज हुई और जो बची हुई 50 जूल है वो 50 जूल आपको आपके शरीर में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर है उसमें से आपने इस्तेमाल की। तो बराबर आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब आपकी मसल्स अभी कम हो रही है। सो दिस इज व्हाट ए ब्यूटी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसका हमें बहुत काम है, आगे बहुत काम है। अब वन लाइन किस कोई आपको यह पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे ध्यान में रखना, तो ध्यान में रखना कि क्यों जो हमने खाया उससे हमें दो शक्तियां मिलती है, पहली तो उसकी इंटरनल एनर्जी और दूसरा उसका काम करने की क्षमता। हम काम कितना कर सकते हैं? तो वर्क बराबर जितना खाया माइनस इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए आपने 100 जूल का खाया और आपके शरीर में 50 जूल जमा हो गई, तो आपने काम कितना किया बच्चों? 50 जूल का। तो एक सिंपल है। हाँ, अब वर्क कब पॉजिटिव लेना, वर्क निगेटिव कब लेना, अब इसके न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ध्यान में रखना कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया तो पॉजिटिव लेना, सिस्टम के ऊपर हुआ तो निगेटिव लेना, ऑन द सिस्टम निगेटिव। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे एक इलेक्ट्रिक रजिस्टर को हम पानी के अंदर रख दे है तो क्या वो हीट ट्रांसफर करेगा? तो डिपेंड है कि जब रजिस्टर में से करंट जाएगा और जूल इफेक्ट्स के कारण वो हीटेड होगा तो रजिस्टर गर्म हो गया, पानी का टेम्परेचर कम हो गया, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हो सकता है। और दूसरा कुकिंग जो होता है, जैसे प्रेशर कुकर में आप कुछ पका रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं कि आप खुद एनालिसिस कीजिए अब जो पढ़ाया उससे और बताइए कि कुकिंग के अंदर थर्मोडायनामिक्स कैसे लगता है। अब मैं आपको तीन चीजें यहां पे विस्तार से पढ़ा रहा हूं कि पॉजिटिव एनर्जी कब होती है, नेगेटिव एनर्जी कब होती है
और जीरो एनर्जी कब होती है। सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्री डिफरेंट कंडीशंस व्हेन पॉजिटिव एनर्जी। अब सवाल बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आपने Q जो है वो 200 दे दिया और वर्क 100 का किया, तो आप देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी, Q माइनस वर्क। अब ये आपने 200 दिया, काम 100 का किया, तो डेली कितना बचा बेटा, 100 बचा। तो इसका मतलब आपने खाना ज्यादा खाया, काम कम किया, तो ऊर्जा बचेगी। तो ये इसकी फालतू चीजें हैं, ये ध्यान में नहीं रखना है। सीधी सीधी बात ध्यान में रखनी है कि जितना आपने खाया उससे कम काम किया तो पॉजिटिव ऊर्जा बची, जितना आपने खाया उससे ज्यादा काम किया तो निगेटिव एनर्जी बची, और जितना आपने खाया उतना ही आपने काम किया तो जीरो ऊर्जा बची। तो व्हाट इज द टेक्निक टू रिमेंबर, जितना खाया मतलब Q ज्यादा, W कम, पॉजिटिव। ये फॉर्मूले से ये ज्यादा ये कम पॉजिटिव, ये कम ये ज्यादा निगेटिव, दोनों बराबर जीरो, खत्म। So this is simple way to understand the first law of thermodynamics. I hope you understand the first law of thermodynamics. अब आते हैं हम लोग next topic 4.6 thermodynamic state variable. What is the state variables of a system? इंटेंसिव सिस्टम क्या है और एक्सटेंसिव सिस्टम क्या है। मैं बिल्कुल नेट टू नेट आपको स्टेट बोर्ड के लिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन करा के दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स क्या है। अब देखिए, जो मेजरेबल है, ऑब्जरेबल है, सबसे पहला शब्द है मेजरेबल, दूसरा शब्द है ऑब्जरेबल, और ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। A state variable is any measurable or observable characteristics or a property of system when the system remains in equilibrium. अब जब हम सिस्टम के बारे में, और उसमें भी गैस रखे हैं, तो आपको पता है गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी ही नहीं कर सकते। या तो उसके वॉल्यूम के बारे में बोलेंगे या तो उसके प्रेशर के बारे में बोलेंगे। तो यदि इस टर्म्स को, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके आधार पे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, उसी को हम लोग उस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों स्टेट वेरिएबल है, यानी कि जो साइज के साथ चेंज होते हैं वो इंटेंसिव, और जो साइज के साथ चेंज नहीं होते हैं वो हो गए हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। इसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट करते हैं। जैसे कि हम अब ये पकड़ेंगे कि मान लीजिए एक कंपार्टमेंट है बच्चों। देखिए पहली चीज हमारे पास कितने हैं, दो है, एक है इंटेंसिव और दूसरा है एक्सटेंसिव। मैं यहां लिख रहा हूं इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल और दूसरा लिख रहा हूं एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं चेंज विथ साइज डज नॉट चेंज विथ साइज। थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेफरल नोट्स। तो यहां तो बस आपको हेल्प मिले इसलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं। चेंज विथ साइज एंड डज नॉट चेंज विथ साइज। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है। बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझते हैं कि जिसके सारे पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है। अब मान लीजिए इस सिस्टम को मैंने दो इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हो गया है V/2, इसका वॉल्यूम हो गया है V/2। द प्रेशर P, टेम्परेचर T एंड डेंसिटी ρ आर द सेम इन इनिशियल बोथ द कंपार्टमेंट ऑफ द आर द इंटेंसिटी। इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा, इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा और इसके अंदर जो डेंसिटी रहेगी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, दोनों के अंदर बराबर का प्रेशर, दोनों के अंदर बराबर का टेम्परेचर, दोनों के अंदर बराबर की डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल को हम लोग कहेंगे इंटेंसिव वेरिएबल। दे आर चेंज विद द साइज। टोटल मास m and internal energy u of a system, however, get actually divided into the two compartments. Thus, compartment now has a mass m/2 and energy u, and energy is u/2. This is the extensive variable. बराबर है। So
यहाँ पे आपकी मास हो गया है m/2, इंटरनल एनर्जी होगी u/2 और u/2। अब मैंने जितना बोला है उसमें मैं करेक्शंस करता हूँ कि हमने जो लिखा है, यहां मैं ऐसा बोलूंगा, डज नॉट डिपेंड्स विथ साइज, एंड यहां लिख रहा हूं मैं डिपेंड्स विथ साइज। एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द साइज, एंड इंटेंसिव मतलब जो साइज के ऊपर निर्भर नहीं है। यानी कि आप समझ लीजिए ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज, यहां प्रेशर टेम्परेचर रो, प्रेशर टेम्परेचर रो ये साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये सेम रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कंपार्टमेंट कर दिया तो इसका वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया, इसका मास जो है वो हाफ हो गया, इसका इंटरनल एनर्जी जो है वो हाफ हो गया। लेकिन प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा, मास जो है वो मतलब टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, और डेंसिटी सेम रहेगी। और विस्तार से मैं करेक्शन करता हूं, पहले जो बोला था सिंपल सिंपल, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी साइज, साइज के साथ नहीं बदलने वाले, साइज के साथ बदलने वाले। और ये उदाहरण रखे कि ये साइज के साथ बिल्कुल नहीं बदलते, रिमेन सेम, तो ये हो गए इंटेंसिव, और ये साइज के साथ बदल रहे हैं इसलिए ये हो रहे हैं एक्सटेंसिव। क्लियर? चलिए, when we can say the system is said to be thermodynamically equilibrium। अब चलिए इसको बड़े विस्तार से समझते हैं हम लोग। पहले तो बेटा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को हमको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो समान स्टेट में होना। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मोबाइल टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स नीचे लगा रहा है, नीचे से एक फोर्स आ रहा है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और ये अभी शांति से इस टेबल पे रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो मैं इसको कहूंगा नाउ इट इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरी चीज, जैसे मैं हिल रहा हूं तो मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूं। ये बोर्ड जो है ये टंगा हुआ है, तो इसका वेट नीचे जा रहा है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स आ रहा है, और दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है, अभी वो इक्विलिब्रियम में आया है। जैसे टेम्परेचर में क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में, एक चीज गर्म है एक चीज ठंडी है। मान लीजिए मैंने चाय का कप रख दिया है तो वो ठंडा होते जा रहा है, यानी कि अपनी हीट जो है वो एनवायरनमेंट को दे रहा है, तो अपने टेम्परेचर को वो घटा रहा है। अब ये एक्सचेंज ऑफ हीट जो है ये कब तक चलेगी, जब तक इस चाय का और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर समान नहीं होता, और दोनों का टेम्परेचर यदि समान हो गया तो वो आ गई है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कोई भी सिस्टम को यदि हम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में बोलना चाहे तो आपको तीन शब्दों को समझना जरूरी है। वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। Now, first we need to understand what is mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium is very very simple to understand. किसी भी चीज के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, ऑल द फोर्सेस बैलेंस्ड विच ईच अदर, और उसके ऊपर टोटल फोर्स जो लग रहा है वो शून्य है, तो हम उस सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अभी अभी उदाहरण दिया था। इस मोबाइल को मैंने इस टेबल के ऊपर रख दिया है, तो ये मोबाइल अपना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर लग रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बैलेंस हो गए हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग 0, तो ये अपने जिस पोजीशन में रखा है उसी पोजीशन में ये है, तो ये हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हर कोई किसी भी सिस्टम को यदि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम ये कहेंगे कि देयर नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, और आसान भाषा में नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन ऑफ द सिस्टम टू द अदर ड्यू टू द डिफ्यूजन। देन देयर इज, वी कैन से द सिस्टम इज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। अ सिस्टम टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, इट्स chemical composition has to be a same throughout and should not change with the time। अब उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने दूध रख दिया और एक इसमें हमने दूध में थोड़ा सा दही या दही को मिला दिया थोड़ा सा, और दोनों को आपने 1 घंटा रखा, तो आप देखोगे कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअस शुरू है, इसलिए ये पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए केमिकल। लेकिन दूध को या पानी को लेते हैं अपन, पानी को रखेंगे और इसमें दूध को दही मिला देंगे थोड़ा सा, तो इन दोनों को रखेंगे तो हम कहेंगे कि वाटर इज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम,
और इट इज नॉट इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हुआ एक आसान सा उदाहरण समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इसके अंदर नहीं हो रही है। दूसरा उदाहरण कि कोई भी सिस्टम ने अपने मैटर को दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं करने को होना, वो थ्रू आउट द सिस्टम उतने का उतना ही रहने को होना, उसके केमिकल कंपोजिशंस, मतलब जितने केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर है वो एज इट इज रहने चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, तो हम उसे कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड लास्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, जो हम जब से चैप्टर शुरू किया है हम इसी के बारे में समझ रहे हैं। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? यदि कोई भी सिस्टम अपनी हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, यानी कि थ्रू आउट द टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये होता है। और जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है तो हम उसे कहेंगे दैट सिस्टम इज थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम। तो चलिए, ये हो गया सिंपल अबाउट दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हमें समझना है पीवी डायग्राम्स। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो काफी लंबा होगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए हम इसको छोटी छोटी वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखिए, कंप्लीट सीरीज में लेके आ रहा हूं, टोटल फिजिक्स आपको बहुत आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन अस ऑन ऑफलाइन क्लासेस, राठी नगर, अमरावती, महाराष्ट्र स्टेट। आई एम प्रोफेसर आशीष पांडे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।